हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। ये जो इसके महिला सुपरवाइज़र के 3 कोर्सेज मेरे पास चल रहे हैं मेरे चैनल पर। एक 3000 प्लस प्रश्नों का कोर्स है, एक 1 लाइनर का है जो कि मेरे नोट से करवा रही हूँ, और ये कि मेरे एक प्रैक्टिस सेट है जो सुपर डुपर प्रश्नों को मैं अलग से करवा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी प्रश्न है। इसके 3 सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सुपरवाइज़र की प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको एम सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कंजंटाइल जीरोसिस लक्षण है वो किस बीमारी का है, या इसको दूसरी भाषा में बोलें तो कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। ये आँखों की बीमारी है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो कहाँ पे होता है। ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो शरीर की किस अंग में होता है, किस अंग का लक्षण है। तो याद रखना है, कंजक्टिवाइटिस जो भी अभी आपने थोड़े समय पहले देखा होगा, अभी एक आई फ्लू फैल रहा था जगह जगह पे, जो कि एक संक्रामक बीमारी है। एक जगह से दूसरी जगह पर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ये फैल जाता है। तो इसी को ही हम कंजक्टिवाइटिस या कंजंटाइल जीरोसिस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो आँखें होती हैं उसमें सूखापन आ जाता है। इसका मेन जो लक्षण है, जीरोसिस मतलब होता है उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो कंजंटाइल जीरोसिस या कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसको नेत्र श्लेष्मा शोथ भी बोलते हैं। नेत्र श्लेष्मा शोथ, या इसको आँख आना भी बोला जाता है। तो ये किससे संबंधित है, ये आँखों से संबंधित है। और इसमें क्या हो जाता है, आँखों में इसके लक्षण क्या होता है, आँखें बहुत नाजुक हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं और सूखापन आ जाता है। 2 प्रकार की ये बीमारी होती है, एक कंजंटाइल जीरोसिस होता है और एक कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस में क्या हो जाता है, आँखों में लालिमा आ जाती है, पानी आता है, और कंजंटाइल जो जीरोसिस होता है उसमें आँखें सूखी पड़ जाती हैं। ये दोनों ही मतलब कंजंटी इस तरह से कोई भी आपका साउंड करे तो आप समझ लीजिएगा वो आँखों से संबंधित रोग है, और आँखों वाला इंसान लगाइएगा। तो कंजंटाइल जीरोसिस में क्या होता है, आँखों में सूखापन आ जाता है, और कंजक्टिवाइटिस में क्या हो जाता है, आँखें आ जाती हैं। तो ये दोनों ही याद रखना है। आपसे पूछेंगे जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेंगे। कोई भी रोग होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। मोस्टली जो होते हैं 2 ही चीज़ होती हैं, एक जीवाणु एक विषाणु, जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। तो आपको ये याद रख लेना है कि ये किस जीवाणु के कारण होता है या ये किस विषाणु के कारण होता है। तो कंजंटाइल जीरोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, आँखों में सूखापन आ जाता है, और कंजक्टिवाइटिस जो होती है उसमें आँखों में लालिमा आ जाती है और पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, सिक टेस्ट या स्किक टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, सिक, या इसको सिक की जगह स्किक भी आप साउंड कर सकते हो अगर हिंदी में पूछे तो। जो सिक परीक्षण है या स्किक है वो किस बीमारी का पता लगाने किया जाता है। तो जो सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये जो स्किक टेस्ट है वो किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया किस प्रकार की बीमारी है, डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है। डिप्थीरिया कैसी बीमारी है, डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है, और ये तीव्र संचारी रोग है। संचारी रोग मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाता है। और जो डिप्थीरिया होता है इसमें क्या प्रभावित होता है, इसमें गला, जो गले होते हैं, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं। डिप्थीरिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसके गले में टॉन्सिल हो जाते हैं डिप्थीरिया रोग में। और चाहे वह गले हो, नाक हो, या कहीं पर भी हो, जो जीवाणु हैं वो आक्रमण करने लगते हैं। और ये याद रखिए, डिप्थीरिया के टीकाकरण भी किया जाता है। डिप्थीरिया के टीकाकरण के लिए भी एक डिप्थीरिया टॉक्साइड दिया जाता है, जो सक्रिय टीकाकरण है और जो कि डिप्थीरिया को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन के रूप में भी टीकाकरण इसका किया जाता है, जो काली खांसी और टिटनेस के लिए टीकाकरण करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके स्किक परीक्षण या सिक परीक्षण या स्किक परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ऐसी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो डिप्थीरिया के प्रति अति संवेदनशील है। किस लिए किया जाता है, जो डिप्थीरिया के प्रति अति संवेदनशील है उनके लिए ये स्किक टेस्ट किया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो विडाल टेस्ट हो, चाहे वो सिक या स्किक टेस्ट हो, जितने भी टेस्ट हों उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सभी टेस्ट एक साथ एक जगह
पे याद हो जाएंगे। बाकी अगर आपने हमारे नोट्स लिए होंगे तो उसमें भी मैंने सारे टेस्ट कवर किए हैं। तो सिक टेस्ट या स्किक टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं? डिप्थीरिया। इसका ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति कितना डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशील है। ये पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? इसका डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए किस बीमारी का उपयोग किया जाता है? स्किक टेस्ट का उपयोग इस बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है, टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस परीक्षण का उपयोग सफल टीकाकरण की पुष्टि के लिए भी किया जाता है। क्या आपने डिप्थीरिया का पूर्ण तरीके से टीकाकरण कर लिया है, इसके बारे में भी पता करने के लिए भी ये स्किक टेस्ट का परीक्षण करते हैं। किसके लिए? ये पता करने के लिए कि डिप्थीरिया का पूर्ण टीकाकरण हो गया है, उसके लिए भी ये स्किक टेस्ट करते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना। डिप्थीरिया का जो संचरण होता है वो छोटी बूंद के संक्रमण या ग्रीवा लिम्फ ग्रंथियों के माध्यम से होता है। ये भी आपको याद रखना। डिप्थीरिया का संचरण किस तरह से होता है? छोटी बूंद के संक्रमण के रूप में होता है। तो स्किक टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने होता है? डिप्थीरिया। आपसे पूछे डिप्थीरिया को रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है, तो वो होगा टीकाकरण। क्या है डिप्थीरिया का? आपसे पूछे डिप्थीरिया को किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से रोक सकते हैं, तो टीकाकरण करके इसको सबसे अच्छे से रोक सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखना। डिप्थीरिया संक्रामक बीमारी है, ये भी याद रखना। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? देखो 3-4 चीज़ें मैं डिप्थीरिया के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले ये याद रखो कि ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। दूसरा, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या है? टीकाकरण सबसे अच्छा है। इसके अलावा इसकी पता लगाने के लिए कि ये है या नहीं, कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो स्किक टेस्ट इसकी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सा? स्किक टेस्ट। एक आविष्कारक थे बेलासिक। कौन से? एक आविष्कारक थे बेलासिक। उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिक एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पता करने की उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए इसको सिक टेस्ट भी बोलते हैं। अब आपसे पूछें कि डिप्थीरिया किसकी कमी से होता है या इसका कारण क्या होता है, तो कॉरियोबैक्टीरियम डिप्थीरी उसका इसलिए नाम है क्योंकि वो एक डिप्थीरिया नामक एक जीवाणु के कारण होता है, इसलिए इसको कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी बोला जाता है। और इसमें श्वसन में जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खांसना, श्वसन स्नाव के कारण हो जाता है, खांसना, छींक आना, ये इस कारण से हो जाता है। और जैसे कि आप भीड़ बड़े वातावरण में जाते हो, बहुत तेज आपने छींक दिया है ना, तो खांस दिया, तो वो दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है। अगला है, गर्भ अवस्था के दौरान फॉलिक एसिड किसका जोखिम कम करता है? देखो जो फॉलिक एसिड होता है उसको गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के बाद में दोनों पे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फॉलिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में, वो मोस्टली क्या काम करता है? फॉलिक हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र रहता है, एक गर्भवती स्त्री ने एक आम इंसान की भी बात बताएं, अगर ये कम हो जाता है, जैसे कि मेरे खुद के फादर हैं, उनको इसकी प्रॉब्लम है, उनको इसका जो है डेफिशिएंसी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो चाहे एक गर्भवती स्त्रियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड का भी इसी से ही संबंध होता है। तो याद रखना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में नहीं लिया जाए तो क्या हो जाएगा, और फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी तो ये क्या काम करता है, किस तरीके का दोष कम करता है। तो गर्भावस्था के दौरान यदि फॉलिक एसिड मिल जाए अच्छे से, तो वो तंत्रिका नलिका के दोष को कम करता है। किसके? तंत्रिका नलिका के दोष को कम करता है। फॉलिक एसिड है क्या? वैसे तो ये एक विटामिन बी का ही एक प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड अच्छी खासा मात्रा में लिया जाता है तो जो तंत्रिका नलिका का जो दोष होता है या न्यूरॉन्स प्रॉब्लम होती हैं उसको ये सही करता है। तो अगर फॉलिक एसिड विटामिन B9 को बोला जाता है। विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, जिसमें अलग विटामिन मिले हुए रहते हैं, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B12 और विटामिन B9। ये विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स का
एक समूह होता है। तो अगर जो गर्भवती जो स्त्री होती है फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा लेती है तो उसको तंत्रिका नलिका का जो दोष होता है वो नहीं होता है, या न्यूरल ट्यूब के जो दोष होते हैं वो उसको नहीं होते हैं। गर्भावस्था के पहले महीने के बाद और जीवन भर फॉलिक एसिड का निरंतर उपयोग एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमेशा ही करना चाहिए। फॉलिक एसिड मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कुछ जन्म दोषों को, अगर जैसे कि कुछ जन्म दोष है रीढ़ की हड्डी में या मस्तिष्क में, तो यदि फॉलिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाए तो ये दोष भी 70% से अधिक कम कर सकते हैं। देखो, मैं ये आपको थ्योरी इसलिए बता रही हूँ कि मैं बार बार बोलती हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होना है वो शिफ्ट में होना है, अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है। एक शिफ्ट में नहीं होना है कि आपने कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लिए हैं, 1000-2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। एक प्रश्न से करीब 10, एक टॉपिक से ही करीब 10 से 15, कभी कभी तो 50 तक प्रश्न बन जाते हैं एक टॉपिक से। अब जैसे कि फॉलिक एसिड की ही बात करें तो फॉलिक एसिड से ही कितने सारे किस्में होता है, इसका प्रकार क्या है, किस विटामिन में पाया जाता है, क्या फॉलिक एसिड कम हो जाए तो क्या हो जाता है, किस में फॉलिक एसिड होता है ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, अच्छे से अच्छी पर्याप्त मात्रा में हो तो क्या हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं प्लस आप मेरे ग्रुप से जुड़ते हैं तो बहुत ही शानदार टू द पॉइंट हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं, और साथ में जो ग्रुप है, जो लोग भी मेरे ग्रुप से जुड़े होंगे, बहुत ही शानदार मैं तैयारी करवाती हूँ ग्रुप में। और ये मेरे जो वीडियो के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी पूरे मैं उस ग्रुप में डाल देती हूँ, तो आकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। इसमें भी मैंने जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है वो ये है प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से स्कोर करके आ पाएंगे। ये मेरा वस्तुनिष्ठ सेट है मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स का। इसमें 3000 प्लस MCQ है। इसके अलावा 1000 वन लाइन, 2 बुकलेट तो मैंने ऐसे ही डाली हैं, साथ में आपको ये और बुकलेट मिलेंगी थ्योरी के। पोषण एवं स्वास्थ्य में करंट डाटा के साथ है, पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, वन लाइनर टॉपिक लाइन भी दिए हुए हैं कि जहाँ से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहाँ के वन लाइनर फैक्ट भी डालें। इसके अलावा योजनाएं संस्थाओं की अलग बुकलेट है जिसमें भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित अभिकरण है भारत और विश्व की, जैसे कि WHO हुआ भारत में उसका क्या योगदान है, विश्व में क्या पूछा जा सकता है, यूनेस्को है जिसने बच्चों के लिए बहुत अच्छा योगदान देता है। तो इस प्रकार से इसमें सभी कुछ कवर किया है। साथ में स्वास्थ्य नीति हो, जो NFHS की रिपोर्ट हो, ये सभी को कवर किया गया है, और ICMR रिपोर्ट 2020 को बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं इसके करीब जो सिद्धांत हैं उनको भी मैंने एक साथ लिखा हुआ है। ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ मतलब टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, 7 बुकलेट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर, और इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़। कोरियर है, भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास पहुंच जाओगे। लेने का तरीका क्या है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, आपको मुझे बताना है कि नोट्स आपको परचेज़ करने हैं। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी और एड्रेस का फॉर्मेट दूंगी। उसी एड्रेस के फॉर्मेट में जहाँ पे नाम, एड्रेस, पिन कोड, 2 मोबाइल नंबर रहेगा, आपको मुझे भेजना है और तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ग्रुप से आपकी तैयारी होती रहेगी और 6 से 7 वर्किंग डेज़ में, ये मैक्सिमम होता है 6 से 7 वर्किंग डेज, इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता है, आपके पास ये पहुंच जाते हैं। और कहीं भी रहते हो भारत में ये पहुंच जाएंगे। टोटल 7 बुकलेट आपके घर पहुंच जाएंगे। ग्रुप में तैयारी होती रहेगी। आप देख सकते हैं ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ये 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है और ये इस तरह से ये नोट्स हैं। नोट्स का पूरा रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है सुपरवाइज़र का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोट्स हैं। तो अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है हर जगह 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र के लिए स्पेशली एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा है वो 6 साल का है तो उसे कितने मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 8 से 10 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम। 6 साल के बच्चे या 5 या 6 मान लो या 6 से 7 मान लो, यही उम्र रहती है जितनी भी इनको अगर प्रोटीन की आवश्यकता है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 6 साल के बच्चे को कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद रखना है, कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम होती है 6 साल के बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता।
इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि 4 से 8 साल के बच्चे का बीच बीच में गैप होता रहता है कि जैसे बीच कोई भी चीज़ आपको इस बढ़ा के बता दें, एक मैं आपको पूरा का पूरा बता देती हूँ। 1 से 3 साल के बच्चे को अगर आपसे बोले 1 से 3 साल के बच्चे को अगर बोलें तो 5 से 8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता 1 से 3 साल के बच्चे को होती है। 4 से 8 साल के बच्चे की बात करें तो 9 से 12 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन्होंने 6 से साल ये इन सब में अगर कोई सा भी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो सूट हो रहा है यहाँ पे 8 से 10 ग्राम हो रहा है। तो 6 साल के बच्चे के लिए कितने मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 8 से 10 ग्राम होती है। अगर बच्चा 8 साल का हो जाता है, 8 साल का हो जाएगा तो 19 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कितनी? 8 साल का अगर बच्चा हो जाएगा तो उसको कितनी हो जाएगी? 19 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। और 9 से 13 साल का अगर बच्चा हो जाएगा तो उसको 34 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये भी आपसे एक पूछ सकते हैं 7 से 12 महीने को कितनी की, अब 3 साल के बच्चे को कितने की, कितना भी प्रोटीन आपको अलग अलग सबकी मतलब सबकी मात्रा आपको याद करना चाहिए। कि इसके अलावा आपसे पूछे कि एक दिन में पर व्यक्ति को जो औसत पुरुष और महिलाएं रहती हैं उसमें पुरुष को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 55 से 56 ग्राम जो प्रोटीन की आवश्यकता पुरुष को होती है। और आपसे पूछे महिलाओं को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? महिलाओं को प्रोटीन की 46 ग्राम आवश्यकता होती है। पुरुष को 55 से 56 ग्राम, या आप नेट 56 और 46 याद कर लीजिए। 56 ग्राम पुरुष को और महिलाओं को 46 ग्राम। ये बिल्कुल एक्यूरेट ही नहीं होता है, बढ़ता घटता रहता है, तो 2-4 इधर उधर हो जाता है। अगर क्वेश्चन में 55 की जगह 57 आए और उसके अलावा दूसरे ऑप्शन 62-65 हों तो आप वही 57 वाला लगा के आई। वैसे ICMR की रिपोर्ट के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा। अगर बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलता है तो बहुत सारी मरासमस, क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। इसमें थकान हो जाती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, हड्डियों जोड़ों में दर्द होता है और प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भी कमी आती है। इसके अलावा मांसपेशियां नहीं बनती हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाता है, मांसपेशियां ही नहीं बनेंगी, पेशियां ही नहीं बनेंगी, तो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही बड़े लोगों के साथ होता है कि बुजुर्ग हो या युवा व्यक्ति हो, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यही हो जाता है। बाल नाखून संबंधित परेशानी भी हो जाती है, घाव भी धीरे धीरे भरते हैं, तो ये सभी प्रोटीन डेफिशिएंसी में आता है। फेफड़ों को छोड़कर शरीर के किस अन्य अंग के टीबी रोग से होने वाले टीबी को क्या कहते हैं? देखो, अगर क्या है कि फेफड़ों को छोड़ दें और शरीर की किसी अन्य अंग, कोई फेफड़ों के अलावा शरीर का कोई अन्य अंग क्षय रोग से प्रभावित होता है तो वो वाली जो टीबी रहती है वो कौन सी टीबी कहलाती है? तो वो कहलाती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। देखो, टीबी जो है वो कीटाणुओं द्वारा होता है। कीटाणु मतलब जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबरकुलोसिस इसको जो बोला जाता है। टीबी का ही नाम है ट्यूबरकुलोसिस, और ये कीटाणु या जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है टीबी। और जो टीबी होता है वो संक्रामक बीमारी भी है। किसका है? संक्रामक बीमारी है, जो क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आमतौर पर ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर देता है, जैसे कि मस्तिष्क हुआ, रीढ़ की हड्डी हुआ, इनको भी ये प्रभावित कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये शरीर की किसी फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी अन्य अंग को प्रभावित करती है। इसके कारण क्या होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मेन लक्षण जो क्या है कि जैसे कि नॉर्मल टीबी में फेफड़ों पे होता है, इसमें हड्डियों और जोड़ों में क्षय रोग हो जाता है। और जहाँ पर भी टीबी हो जाता है, जैसे कि हड्डियों में हो गया या जोड़ों में हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही दर्द होता है, सूजन होती है। मस्तिष्क में भी टीबी हो जाता है कई बार, जिसके कारण दोहरी दृष्टि और भ्रम शामिल हो जाता है और रोगी का सिर दर्द होता रहता है। तो कोई याद रखना, आपसे पूछें कि जब ऐसा भी पूछ सकते हैं, जब टीबी जो बीमारी है या जब क्षय रोग जो बीमारी है वो फेफड़ों के अलावा किसी अन्य अंग को प्रभावित करती है तो उस टीबी को कौन सी टीबी कहा जाता है? तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिख लीजिए, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जो टीबी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, वो किस जीवाणु या किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा।
टीबी किसके द्वारा होती है? तो टीबी किसके द्वारा होती है? टीबी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का कारण होता है। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होती है। क्या होता है इसमें? जो लक्षण जो होते हैं, ये प्रभावित अंग फेफड़ों के अलावा कोई दूसरा हो जाता है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इससे पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही खराब हो जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नॉर्मली जो टीबी होती है वो नॉर्मली टीबी को ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। कौन सी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी? जिसमें जो व्यक्ति का फेफड़ा खराब नहीं होता बल्कि अन्य फेफड़ों के अलावा अन्य अंग प्रभावित होते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। सुपरवाइज़र के लिए भी अलग ग्रुप बनाया है। और सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग को भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं कमेंट करके ज़रूर सब बताइएगा। जितनी भी गर्ल्स हैं, महिलाएँ हैं, जो भी वीडियो देख रही हैं, सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? देखो, प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये तीनों का ही संतुलन और साथ में विटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं विटामिन, इन चारों चीज़ों का संतुलन अगर शरीर में बैठ जाता है तो हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है और जल्दी से किसी भी रोग से प्रभावित नहीं होता है। अब ये बोल रहे हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? देखो, जनरली तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। जिसमें से आपसे पूछें कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा किस में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सबसे ज़्यादा वसा से प्राप्त होती है 9.2 किलो कैलोरी। ये वसा से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है और यही कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लेकिन उसकी अवशोषण क्षमता वसा की कम होती है, तो इसी के कारण ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। जबकि प्रोटीन को 4 किलो कैलोरी जो है हमको प्रदान करता है, तो इसलिए प्रोटीन थर्ड नंबर पे होता है। सबसे पहले वसा होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है और फिर प्रोटीन होता है। ये ऊर्जा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करता है? तो वो है वसा। उसके बाद कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद होता है प्रोटीन। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन बस एक रक्षात्मक आवरण की तरह है हमारे शरीर में। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा प्रदान हमें करते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। ये जैविक पदार्थ होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? ये जैविक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पॉलीहाइड्रोक्सो एल्डिहाइड या कीटोन, इनके ये व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। वसा जो होता है वो फैटी एसिड होते हैं। वसा क्या होता है? फैटी एसिड होते हैं या लिपिड का भंडारण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव चरण कितनी अवधि का होता है? देखो, अलग अलग जो महिलाएं होती हैं उनको प्रसव चरण अलग अलग होता है। जैसे कि शुरुआती अगर है पहली बार है तो कितना प्रसव चरण में कितना समय आएगा, अगर पहली बार है। इसके बाद पहले से भी एक दो बार डिलीवरी हो गई है तो कितना, ये सभी आपको जानना ज़रूरी है। तो प्रथम प्रसव के समय कितना समय लगता है आपको याद रखना है। जो प्रथम समय है उसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। प्रथम चरण का समय मतलब प्रथम चरण मतलब क्या होता है कि प्रथम चरण मतलब जो प्रसव
हो रहा है उसकी जो पहली अवस्था होती है, जो गर्भवती पहली बार अगर माँ बनने जा रही है तो उसका जो प्रसव का पहला चरण है और उसका ही प्रसव पहली बार है, तो उसका जो प्रसव है वो कितने अवधि का होता है, वो 10 से 12 घंटे या उससे अधिक समय के लिए होता है। पहले बच्चे में ये चरण अधिक समय लेता है, दूसरे बच्चे में और कम होता है और तीसरे बच्चे में ये और कम होता है। आपसे पूछें कि प्रसव के कितने चरण होते हैं या प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो प्रसव की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। ये भी याद रखना, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं। देखो, पहला चरण क्या होता है, गर्भाशय में ग्रीवा का फैलाव हो जाता है। दूसरा चरण क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। तीसरा चरण होता है प्रसव के बाद जब जो प्लेसेंटा होता है उसको बाहर धकेला जाता है। और चौथा चरण होता है पुनः स्थापित होना। तो ये 4 चरण में जो गर्भावस्था होती है, प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था होती है, गर्भाशय का जो ग्रीवा होती है, जो उसकी या गर्दन बोल सकते हैं, उसका फैलाव होता है। प्रसव के दौरान जो हार्मोन रहता है उसके कारण जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है वो पतली हो जाती है और खुलने लगती है, जिसके कारण बच्चे को गुजरने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। हाँ, ये भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो कितनी फैल जाती है, जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो कितनी फैल जाती है, तो मैक्सिमम ये 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। ये भी आपको याद रखना है, कितनी फैलती है, 10 सेंटीमीटर का फैलती है। और प्रसव का पहला चरण जो संकुचन शुरू होने के समय से शुरू हो जाता है, जैसे ही संकुचन होता है ग्रीवा में, पहला चरण स्टार्ट हो जाता है। तब तक ये पहला चरण रहता है जब तक कि जो गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो पूरी तरह फैल नहीं जाती। दूसरा जन्म तब हो जाता है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह मतलब 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। ये समय याद रखना, कितने सेंटीमीटर तक फैलती है, 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है और बच्चे की डिलीवरी के साथ ये समाप्त हो जाती है। यह चरण 20 मिनट से 2 मतलब दूसरा चरण कितने समय के लिए रहता है, दूसरा चरण 20 मिनट से 2 घंटे के लिए होता है। कितना, 20 मिनट से 2 घंटे के लिए होता है। पहली बार जो माँ बनने वाली माताएं होती हैं उनको दर्द होता है, जिसके कारण इनको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तीसरा चरण क्या हो जाता है, जैसे ही प्रसव होता है तो प्रसव के बाद बच्चे को जो प्लेसेंटा होता है उसको बाहर की ओर धकेला जाता है और बच्चे का जन्म लेता है। और आमतौर पर ये बच्चे के जन्म के 5 से 30 मिनट के बीच होता है। चौथा चरण क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो पहले 2-3 घंटों के दौरान रिकवरी शुरू हो जाती है। इस समय के दौरान गर्भाशय जो होता है वो इधर उधर सिकुड़ने लगता है, जो भी अंदर बचा है उसे बाहर धकेलता है और मांसपेशियों की स्थिति को पुनर्स्थापित करता है। तो इस प्रकार गर्भवती महिला के 4 चरण होते हैं। चारों चरण हमने बता दिए हैं आपको। और चारों चरण की जो अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी 10 सेंटी ये जो फैक्ट बताई हूँ ये तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो ये वाली जो प्रसव की पूरी अवस्थाएं थी इनको मैं अच्छे से क्लियर करके आपको एक प्रॉपर थ्योरी वीडियो लेके आऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, पहली बार जो गर्भवती हुई महिला होती है उसके प्रसव चरण कितनी अवधि का होता है, 10 से 12 घंटे का होता है। चूँकि इसमें 12 ऑप्शन है तो 12 लगा देंगे। अगला है प्रसव उत्तर अवधि प्रसव के कितने समय बाद होती है। प्रसव उत्तर अवधि प्रसव के कितने समय के बाद होती है, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 3 सप्ताह या 5 सप्ताह। तो प्रसव उत्तर अवधि मतलब होती है आपका बच्चा हो गया है और उसके बाद की जो स्थिति होती है उसको प्रसव उत्तर अवधि कहते हैं। यह आमतौर पर 6 सप्ताह की मानी जाती है। प्रसव के बाद जो पहला 6 सप्ताह होता है वो अवधि प्रसव उत्तर के बाद की अवधि मानी जाती है। पहले 3 या 4 दिनों के लिए आपकी योनि से जो होता है रक्त रंजित होता है, जो महिला रहती है उसकी योनि से रक्त रंजित होता है और कभी कभी रक्त थक्कों में भी आता है। तो जो प्रसव उत्तर अवधि है मतलब जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, तो वो कब आती है, तो ये 6 सप्ताह में आती है। प्रसव उत्तर अवधि प्रसव के कितने समय के बाद आती है, तो प्रसव उत्तर अवधि प्रसव के 6 सप्ताह बाद आती है। इसको लिख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 6 सप्ताह तक जो महिला होती है जिसकी डिलीवरी हुई होती है वो प्रसव के चरण में ही रहती है और 6 से 8 सप्ताह बाद वो पूरी तरह से ठीक महसूस होती है। अमेरिका में 2/3 बच्चे योनि प्रसव के माध्यम से ही पैदा होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो उनको कुछ महीनों तक फिर से गर्भावस्था से पहले जैसा महसूस नहीं होता है, मतलब उनको ऐसा ही लगता है कि उनके पेट में अभी भी बच्चा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो 6 से 8 सप्ताह के बाद सही होती हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि प्रसव उत्तर अवधि, प्रसव मतलब जब बच्चा हो गया, प्रसव उत्तर मतलब जब बच्चा हो गया है उसके बाद आप प्रसव की जो स्थिति है वो नॉर्मल कितने दिनों में हो जाती है, तो वो 6 से 8 सप्ताह इसमें लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब आया? 1956, 1960, 1975 या 1970? तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम आया था 1956 में। क्या अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब आया था? ये 1956 में आया था। महिलाओं के साथ जो वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है उनकी रोकथाम के लिए ये आया था। और इसके किसी मकान हो, कमरे हो या वाहन हो या उसका कोई भाग हो या वहाँ पर एक महिला का शोषण किया जा रहा हो या उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा हो, तो उसके लिए ये भी अधिनियम आया था। उस समय जब ये अधिनियम आया था तो जो भी महिलाओं के साथ ऐसा करेगा उसको 3 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना की बात की थी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वेश्यागृह चला रहा है, उसका प्रबंध कर रहा है, उसको भी यही 3 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना की बात कर दी थी। अपने घर में करा रहा है या कोई भी 16 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति अगर किसी वेश्या की कमाई पर रह रहा है तो भी उसको 2 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो उसे 7 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति जो 16 साल से अधिक उम्र का है और वेश्या के साथ उसकी संगत में रहता है तो या उसको मजबूर करता है या दलाली का काम करता है, उसको भी सज़ा दी जाएगी और उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें याद, कोई भी अधिनियम अगर महिलाओं से संबंधित है, उनकी हिंसा से संबंधित है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम आवश्यक है? 1400 मिलीग्राम, 2500 मिलीग्राम, 1650 ग्राम या 1000 मिलीग्राम? देखो, स्तनपान क्योंकि जो दूध होता है वो कैल्शियम से ही मोस्टली बना हुआ होता है और उसमें ही कैल्शियम पाया जाता है दूध में। और महिलाएं जब बच्चे को फीड कराती हैं तो उनके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, इसलिए इनकी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम महिलाओं के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। गर्भवती हो या स्तनपान कराने वाली महिलाओं हो, दोनों को ही 1000 से 1200 मिलीग्राम या यहाँ पे 1300 मिलीग्राम भी होता तो भी वही मात्रा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दैनिक आवश्यकता इतने की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई? एकीकृत बाल विकास योजना, देखो एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आरंभ हुई थी, जिसको ICDS भी बोला जाता है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1974 से 78। मैंने पंचवर्षीय योजना के कल या परसों क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने बताया था केवल यही एक पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष की थी। कौन सी? पाँचवीं जो योजना थी वही ऐसी रही थी जो 4 वर्ष की है, 1974 से 78 तक रही थी। और 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना आई है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा था। तो याद रखना, एकीकृत बाल विकास योजना का क्वेश्चन आना ही है। 2 से 3 क्वेश्चन आप समझ लो एकीकृत बाल विकास योजना से आना ही है, क्योंकि आंगनवाड़ी का पेपर है और इन्हीं का ही मेन रोल रहता है आंगनवाड़ी में, एकीकृत बाल विकास योजना का। तो ये कब आई थी? 5वीं योजना में आई। एकीकृत बाल विकास योजना कब आई? 1975 में आई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 78 में आई थी।
अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में प्रमुख घटक, ये तो सभी को पता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में प्रमुख घटक होता है आयोडीन। अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता, जिसके कारण घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। और ये क्यों होता है, जब थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होता है। वो क्यों नहीं होगा, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, गले में जो घेंगा या गोइटर रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, आयोडीन है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चे बौने हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। आयोडीन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, उनका पर्याप्त विकास नहीं होता। ये आ गया। गर्भावस्था में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या लक्षण होंगे, गर्भपात बार बार होगा, बिल्कुल होगा। यदि आयोडीन की कमी हो जाएंगी तो गर्भपात जो है बार बार बच्चा ठहरेगा नहीं और बार बार जो है गर्भपात हो जाएगा। दूसरा है कम वजन वाले बच्चे का जन्म, ये भी बिल्कुल सही है। गर्भावस्था में यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा और बच्चा जो होगा वो या तो उसकी हाइट कम रहेगी या बच्चा कम वजन वाला रहेगा। ये सभी स्थितियाँ उसके साथ आ जाएंगी। अधिक वजन वाला ये नहीं है, अधिक वजन का बच्चा नहीं होगा, या तो उसका गर्भपात बार बार होगा या कम वजन वाला बच्चा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियां को अगर धो देंगे तो विटामिन सी निकल जाएगा। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और सब्जियों को धो देंगे तो विटामिन सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने थंबनेल पर भी लगाया है ये क्वेश्चन। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है, 1/4 लीटर, 1/2 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर। देखो जो रक्त होता है वो हमारे शरीर का 7% बनाता है। हमारे शरीर का 7%, हमारी बॉडी में हमारा जितना भी वजन होगा उसका 7% जो होता है वो ब्लड होता है। मतलब अगर ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत शरीर में रक्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है 7%। आपके शरीर में आपके वजन का 7%, यदि आपका वजन 60 किलो है तो 60 का 7% आप लगा लेंगे तो उतना आपका उतना आपका रक्त होता है। तो अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है, आधा लीटर। कितना कम होता है, आधा लीटर। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है, आधा लीटर कम होता है। रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। एक यूनिट में ब्लड की मात्रा 450 मिलीमीटर होती है। एक यूनिट में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 450 मिलीमीटर होती है। तो मनुष्य के शरीर में खून कितना होता है, औसतन 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में खून कितना होता है, औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है, तो औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। और महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर खून कम होता है। महिलाओं में क्या, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में क्या होता है। तो पुरुषों में खून बढ़ा हुआ होता है, कितना ज़्यादा होता है, आधा लीटर। या महिलाओं में कितना कम होता है, आधा लीटर होता है। एक महिलाओं के लिए सामान्य स्तर जो होता है रक्त का 36 से 48% होता है। पूरे टोटल बॉडी में वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, 7। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।